चलिए कल हम लोग कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड फोर्स इन डिफरेंट सिचुएशंस देख रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज का पार्ट मिनिमम फोर्स टू अवॉइड sliding of a body down on an inclined plane. Minimum force to avoid sliding of a body down on an inclined plane. ये बॉडी है, उसको आप ऐसा पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं एट एन एंगल अल्फा। ये जो सरफेस है इट इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल गैमा, सॉरी नॉट गैमा, लैम्बडा। और आपसे पूछा है कि भैया वो बॉडी जो है वो स्लाइड होना चाहती है, नीचे घसरना चाहती है, और आप उसको घसरने से रोकना चाहते हो, तो उसके लिए कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। अब बताओ अकॉर्डिंग टू दैट आपको क्या लगता है कि पुलिंग फोर्स की वैल्यू क्या होना चाहिए। सॉरी, पुलिंग फोर्स P बिल्कुल कल के पैटर्न की तरह करना है। हाँ, तो आगे एग्जैक्ट बराबर नहीं, इसको P cos अल्फा आएगा उसके बराबर। वो जो कल का पूरा पैटर्न था उसको फॉलो करना है पूरा। चलो हो जाओ शुरू। 4 फोर्सेस है, एक अप्लाइड फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। याद रखें जिस डायरेक्शन में उसका मोशन होना है या मोशन होने की कोशिश कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा। वो कहाँ जाने की कोशिश कर रहा, नीचे है ना, इधर घसरने की कोशिश कर रहा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ आएगा, उसके ऑपोजिट। चलो हो जाओ शुरू करो ट्राई। कैसे बैठे नहीं रहना है, सॉल्व करना है, ट्राई करना है अपने को। तो ये P cos अल्फा और ये P sin अल्फा, और क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर मूव होने वाला है या होने की कोशिश कर रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। और फिर उसके बाद
ये वेट का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, एम जी, और ये वाला आपको मालूम है एम जी कॉस थीटा। सही है कि नहीं? अब क्या बोलेंगे आप? हाँ, नॉर्मल रिएक्शन रह गया, सरफेस को परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन। अब हम कहेंगे देखो ऊपर समेशन वाई फाई इक्वल्स टू 0, यानी सारे फोर्सेस अलॉन्ग वाई एक्सिस 0, तो फिर आप लिख सकते हैं n प्लस पी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, दैट इज n इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा माइनस पी साइन अल्फा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से सारे फोर्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस उनका भी सम 0 होगा, यानी जब मैं इन दोनों को भी इक्वेट कर सकता हूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ P cos अल्फ़ा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, देयरफॉर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस P cos अल्फ़ा। करेक्ट? चलो आगे करो आप लोग, फिर जल्दी करें, 1 मिनट में हो जाना चाहिए आपका। बोलिए, फिर से बोलिए। P इज इक्वल्स टू एम जी, फिर से करो ट्राई। साइंस इंटरचेंज हो गया, कुछ साइन में गड़बड़ हो गई आपकी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिखा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला डाला, म्यू एस की जगह आप जानते हैं टेन थीटा को बाद में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन की जगह फिर आपने जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू थी वो डाल दी है। फिर एज यूजुअल आप कॉस थीटा को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये लिखा जाएगा देयरफॉर एम जी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस P cos अल्फ़ा cos थीटा इज इक्वल टू, फिर साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करो, एम जी कॉस थीटा साइन, एम जी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस P साइन अल्फ़ा और साइन थीटा।
अब उसके बाद आगे क्या, ये पी को उधर भेजो, एम जी को इधर ला लो। पी साइन अल्फा साइन थीटा माइनस पी कॉस अल्फा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। यार कुछ तो गड़बड़ हुआ, कुछ गड़बड़ किया मैंने यहाँ पे। हाँ लैम्बडा था ये, एम जी मैंने थीटा लिख गया यहाँ पे, वही तो बोलूँ सारा लैम्बडा कहाँ चल गया, दिख नहीं रहा। एम जी साइन, एम जी के साथ जो भी लैम्बडा आ रहा है ना, तो एम जी कॉस लैम्बडा आएगा और यहाँ पर एम जी साइन लैम्बडा आएगा, एम जी साइन लैम्बडा, एम जी साइन लैम्बडा, एम जी कॉस लैम्बडा, फिर एम जी साइन लैम्बडा, एम जी कॉस लैम्बडा, ठीक है। फिर इसके बाद पी साइन अल्फा एम जी साइन लैम्बडा इधर था, उसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किए, पी कॉस अल्फा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किए, फिर साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई किए और बराबर इधर मल्टीप्लाई किए। फिर आपने ये इसको उधर लेके गए, पी साइन अल्फा साइन थीटा पी कॉस अल्फा कॉस थीटा, ठीक है। एम जी कॉस लैम्बडा साइन थीटा माइनस एम जी साइन लैम्बडा कॉस थीटा, है ना। अब अपने पास जो देखो ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन है वो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है ना। हम जो जानते हैं कि देखो कॉस ऑफ ए प्लस बी का जो एक्सपांशन आता है तो वो क्या आता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि कॉस के टर्म्स पहले आते हैं। मगर यहाँ कुछ थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आ रही है ना, यहाँ पे साइन के टर्म्स पहले आ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर मैंने ये सीक्वेंस को पलटा और तो मुझे इधर के भी सीक्वेंस को पलटना पड़ेगा, तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो मैं वही करता हूँ, मैं सीक्वेंस को पलटता हूँ। मैं यहाँ लिखूँगा पी कॉस अल्फ़ा कॉस थीटा माइनस पी साइन अल्फ़ा साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन लैम्बडा कॉस थीटा माइनस एम जी कॉस लैम्बडा साइन थीटा। अब यहाँ से पी की वैल्यू कॉमन निकालो तो क्या बचा, कॉस अल्फ़ा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन थीटा। यहाँ से एम जी कॉमन निकालो, साइन लैम्बडा कॉस थीटा माइनस कॉस लैम्बडा साइन थीटा। देखो P इक्वल्स टू, अब ये कॉस अल्फ़ा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन थीटा क्या हो जाएगा, P इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा, और ये हो जाएगा एम जी साइन ऑफ साइन ए कॉस बी वाला हो जा रहा, तो लैम्बडा माइनस थीटा। देयरफॉर P इज इक्वल्स टू एम जी साइन ऑफ लैम्बडा माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा, है ना। तो लैम्बडा माइनस थीटा और कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा, ये आपका आंसर रहेगा। आप एम जी को वेट के हिसाब से डब्ल्यू भी कह सकते हैं, तो P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन लैम्बडा माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा। तो आपका ये आंसर भी आ सकता है इसमें, है ना। लिख लीजिए।
ये जो है ना, यहाँ तक समझ में आया? ये सिर्फ सीक्वेंस को पलटाया मैंने। नहीं, यहाँ तो सॉरी, ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, इसके नीचे वाला। ये यहाँ से सबसे पहले पी को कॉमन निकाले थे अपन ने, क्या था? कॉस अल्फ़ा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन थीटा, है ना? ये असल में ये वाले फॉर्मूले के जैसा बनता। कॉस ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं आप? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अगर ऐसा है तो कोई अगर इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई तो आप उसको ऐसा लिख सकते ना। तो बेटा वैसे ही दिखो यहाँ पर, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इसीलिए कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा। अब यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर इसी तरह से साइन ऑफ ए माइनस बी का एक एक्सपांशन आता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसका एक्सपांशन होता है। तो देखो उसके ऐसा है कि नहीं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अगर इसके एक्सपांशन को कंडेंस करेंगे आप, रिड्यूस करेंगे, तो ये ऐसा हो जाता फिर साइन ए माइनस बी। तो उसी की जगह मैंने लिखा साइन लैम्बडा माइनस थीटा, है ना? हमेशा याद रखें कि जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, और जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है। कॉस के मामले में उल्टा होता है। साइन के मामले में जब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, और जब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है। साइन का स्ट्रेट फॉरवर्ड है, माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस। कॉस बोले तो उल्टी खोपड़ी, यहाँ प्लस बोले तो माइनस, माइनस बोले तो प्लस, है ना? ऐसा है। तो रेड्यूस हुआ ये, फिर ये पूरे के पूरे टर्म को आपने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, आ गया आंसर। इधर का पार्ट हो गया पूरा। डायग्राम सभी का हो गया है? डायग्राम सभी का हो गया है? मिनिमम फोर्स फॉर मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड इट्स डायरेक्शन। अब कई लोग सोच रहे होंगे इसको देखकर, डायग्राम को देखकर, ये तो हो चुका, पहले नंबर का ही है। नहीं, पहले नंबर में और इसमें बहुत फर्क है। ज़रा गौर से पढ़ो तो, जो फर्स्ट नंबर का है उसका टाइटल क्या है? क्या टाइटल है? क्या लिखा? मिनिमम फोर्स टू मिनिमम फोर्स पी एट एंगल अल्फा टू हॉरिजॉन्टल। और उसमें जो हम लोग ने देखा था, ये जो फोर्स लग रहा था वो ऑब्जेक्ट को सिर्फ ज़रा सा सरकाने के लिए लग रहा था। और अब यहाँ मामला क्या है कि आपको ज़रा सा सरकाना नहीं है, उसको घसीटते हुए लेके जाना है ना, मोशन करना है उसका।
तो उसके लिए कम से कम कितना फोर्स लगेगा। अब देखो भाई यहाँ पे फिर से इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस की लिस्ट बनाते हैं अपन। तो भैया ठीक है, देखो एक तो भाई आपका पुलिंग फोर्स आपने बता ही दिया, फिर देखो ये आएगा वेट आएगा नीचे mg डायरेक्टिंग डाउनवर्ड्स, फिर आएगा नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड्स, और फिर आएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। अब ये जो पुलिंग फोर्स है उसे दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं आप। एक कंपोनेंट आएगा P cos अल्फा और एक कंपोनेंट आएगा P sin अल्फा, इजंट इट। ये पुलिंग फोर्स को दो कंपोनेंट्स में बांटा जा सकता है, P cos अल्फा P sin अल्फा। देखो हमारा जो मोशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, आपके राइट साइड में हो रहा है। वाई एक्सिस पे कोई मोशन हुआ क्या, नहीं। अब वाई एक्सिस पे कोई मोशन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस और नीचे लगने वाले सारे फोर्सेस कैसे रहेंगे, बैलेंस्ड। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर n प्लस पी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू mg और n इज इक्वल्स टू mg माइनस पी साइन अल्फा, है ना। ओके ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 देके रख दो। अब फॉर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट का मोशन होता रहे अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इसके लिए ज़रूरी क्या है, उसके लिए ज़रूरी है कि P cos अल्फा शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। P cos अल्फा ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से बराबर, ग्रेटर या बड़ा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। उसको कुर्सी को लोड दो अच्छे से। हाँ, तो हम क्या देखते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि भैया आपका ये ऑब्जेक्ट है ना इधर ही मूव होता रहे, तो आप क्या चाहेंगे कि भैया P cos अल्फा एक तो उससे बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। अब कोई लोग सोच रहे होंगे सर बराबर में कैसे मूव होगा, है ना। बराबर में मूव हो सकता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, है ना। बराबर में मूव हो सकता है मगर कैसा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस पर आएंगे अपन दोबारा, बट अभी ध्यान रखो अभी थोड़ी देर के लिए कि अगर P cos अल्फा ग्रेटर दैन इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो वो ऑब्जेक्ट लगातार उधर क्या होगा, मूव होता रहेगा। अब सवाल उठा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आप क्या लिख सकते हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आप लिख सकते हैं म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ओके ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है, तो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है वो है mg माइनस P साइन अल्फा। ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है, mg माइनस P साइन अल्फा। अब म्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो P cos अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू mg माइनस एक P साइन अल्फा, है ना, म्यू P साइन अल्फा। P साइन अल्फा था ना, ठीक है। अब आगे क्या प्रोसीजर होने वाली है, मैं ये जो P वाला टर्म है उसको इधर ला लूँगा, है ना। सारे P वाले टर्म्स को इधर ला लेंगे। तो चलो देखते हैं। तो चलो वो P वाले टर्म को इधर ला लो, तो P cos अल्फा प्लस म्यू P साइन अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ mg। अब एक काम करो, P को कॉमन निकालो तो क्या बच जाएगा, cos अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg, ठीक है। अब उसके अंदर क्या करेंगे, ये टर्म को इधर ला लेंगे फिर आप, ठीक है। तो P इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू mg अपॉन cos अल्फा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ साइन अल्फा। चलो ठीक है भाई, ये हमारे पास पुलिंग फोर्स का फॉर्मूला बन के आ गया कि पुलिंग फोर्स की वैल्यू इससे ज़्यादा या इसके बराबर होना चाहिए। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, मिनिमम पुलिंग फोर्स। अब आप सोच रहे होंगे सर मिनिमम पुलिंग फोर्स क्या आएगा, तो देखो बेटा सबसे पहले तो तलाश करो कि इनमें वेरिएबल कौन है। वेरिएबल मतलब ऐसी चीज़ जो आसानी से बदली जा सकती है मगर बाकी की चीज़ें कांस्टेंट रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा ये जो चेयर है मैं इसको लेता हूँ एज एन एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है। अब ये चेयर है यहाँ पर रखा हुआ है, ओके।
अब ये चेयर की मास बदल सकता है क्या? ये चेयर अपन ने ले ली, इसका मास बदलेगा क्या? नहीं ना। तो मास तो कैसा है? कांस्टेंट है। अब जिस सरफेस पे रखा हुआ है उसकी रफनेस बदल सकते क्या? नहीं, वो भी कैसा है? कांस्टेंट है। अल्फा क्या है? जो आप फोर्स लगा रहे हो उसका एंगल है विथ हॉरिजॉन्टल, ये बड़ी आसानी से बदला जा सकता है। अभी देखो अल्फा ये है, मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा और अल्फा को मैं नीचे कम कर सकता हूँ। तो अल्फा को बड़ी आसानी से आप चेंज कर सकते हैं, है ना। और अल्फा चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ क्या चेंज कर सकते हैं? पी की वैल्यू भी। तो पी और अल्फा क्या है? दोनों के दोनों क्या है? वेरिएबल है। बाकी सारे के सारे चीज़ें क्या है बेटा? कांस्टेंट है। अच्छा ठीक है, मगर ये वेरिएबल है पी और अल्फा, बाकी सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट है। मगर मुझे क्या निकालना है? मुझे पी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो बोले देखो ये वेरिएबल बोला आपने, अल्फा वेरिएबल है। अगर अल्फा वेरिएबल है तो कॉस अल्फा भी वेरिएबल होगा, साइन अल्फा भी वेरिएबल होगा, यानी ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो वेरिएबल होगा। तो हम ये कहेंगे अगर ये बदलता है तो ये भी बदलेगा। अगर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया तो ये अपनी मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, है ना। तो मैं लिखूंगा टू ऑब्टेन minimum value of P, we will first go for maximum value of cos alpha plus mu sin alpha। तो हम सबसे पहले इसकी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर किसी तरह हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बारे में पता चल गया तो हम वो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ डाल देंगे और फिर बाद में आपको इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब वो कैसे मिलेगा? तो उसके लिए जाना पड़ेगा आपको काफ़ी महीने पहले। बोले काफ़ी महीने पहले? जी हाँ, काफ़ी पहले मैंने डेरिवेटिव्स नाम का एक चैप्टर पढ़ाया था, है ना। उसमें मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था टू ऑब्टेन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज यूजिंग डेरिवेटिव्स, है ना। मैंने क्या बताया था? अगर किसी भी चीज़ की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप क्या करो? उसका डेरिवेटिव लो, ज़ीरो से इक्वेट करो, है ना। फिर उससे कोई एक वैल्यू निकल के आएगी, वो वैल्यू को उस इक्वेशन में डाल दो, है ना। वो वैल्यू को उस इक्वेशन में डाल दो, आपको आपका मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा? इसका डेरिवेटिव लूँगा, डी बाई डी अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस म्यू साइन अल्फ़ा, और उसे क्या करूँगा मैं भैया? ज़ीरो से इक्वेट कर दूँगा। कॉस अल्फ़ा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा का डेरिवेटिव क्या होता है? सॉरी, कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। अब एक काम करो, आप ये माइनस साइन अल्फ़ा को उधर लेके जाओ, तो आप लिखेंगे म्यू कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या आएगा? साइन अल्फ़ा। अब ऐसा है कि इसको उधर लेके जाओ कॉस अल्फ़ा को, तो आप क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर म्यू इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा। अच्छा, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा क्या होता है? टेन अल्फ़ा। देखो म्यू इज इक्वल्स टू टेन अल्फ़ा। चलो ये मेरे पास आ जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया आपके टेन अल्फ़ा की वैल्यू। मगर हमें क्या करना है? टेन अल्फ़ा, हमें तो कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखो आपको टेन अल्फ़ा दिया हुआ है, आप उसकी मदद से क्या निकाल सकते हैं? साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू दी गई है, तो आप इजीली साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब वो कैसे होगा? तो देखो, क्या मैं टेन अल्फ़ा को ऐसा लिख सकता हूँ? थोड़ा मैं रफ में जैसा लूँगा कि टेन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन 1 बोल सकता हूँ मैं? अरे भाई हाँ या ना? अरे वैल्यू बदल जाएगी क्या? अरे एनीथिंग, अब मैं डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूँ ना। अब ये ट्राइंगल कंसिडर करो आप, ये ट्राइंगल क्या है? अल्फ़ा, उसका ये एंगल अल्फ़ा है ना। अब मैं म्यू को म्यू अपॉन 1 लिख सकता हूँ, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि भैया टेन थीटा मतलब क्या होता है?
आपका ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, है ना। मतलब ये जो म्यू है अल्फा का क्या है, ऑपोजिट साइड है, और 1 जो है वो क्या है, एडजेसेंट साइड है। मतलब ये हो गया म्यू और ये हो गया 1। पाइथागोरस थ्योरम के तहत ये क्या हो गया फिर 1 प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, मालूम भैया ये तो आता होगा सभी को, तो ये वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगी। अब देखो जब मैं साइन अल्फा लगाता हूँ, देयरफॉर साइन अल्फा ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो देखो भैया अब भी पूरी कहानी को समझो, जब ये मैक्सिमम होगा यानी जब इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा, जब ये डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा तब tan अल्फा की ये वैल्यू आएगी, tan अल्फा की ये वैल्यू आएगी, और उस वक्त sin अल्फा और cos अल्फा की ये वैल्यू आएगी। कब, जब ये पूरा पार्ट क्या होगा, मैक्सिमम। फिर से देखो, जब ये पूरा पार्ट मैक्सिमम होगा तब tan अल्फा की वैल्यू ये आएगी और sin अल्फा cos अल्फा की वैल्यू ये आएगी। मतलब मैं sin अल्फा और cos अल्फा की अगर ये वाली वैल्यू डाल दूं मैं यहाँ पे, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, इतने टर्म का मैक्सिमम वैल्यू। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ डाल देते हैं। तो देयरफॉर मैं यहाँ लिख सकता हूँ P मिनिमम। अरे बोले आप मिनिमम क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बेटा मैं cos अल्फा की जो वैल्यू डाल रहा हूँ, sin अल्फा की वैल्यू जो डाल रहा हूँ, ये उसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, और अगर ये cos अल्फा और sin अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू है तो इसकी क्या होगी, वो मिनिमम वैल्यू। देयरफॉर P मिनिमम इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ mg अपॉन cos अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, प्लस sin अल्फा की वैल्यू क्या है, म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो देखो भैया ये sin अल्फा की वैल्यू और ये cos अल्फा की वैल्यू। अब आगे आप क्या करेंगे, अब आप इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ P इज इक्वल्स टू म्यू mg अपॉन, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो इनका रूट हट जाएगा, आप इसको सिर्फ क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस म्यू स्क्वायर लिख सकते। या फिर इतना क्यों कर रहा हूँ मैं, डिनोमिनेटर कॉमन है ना इनका, मैं ज़बरदस्ती लंबा चौड़ा मेथड क्यों कर रहा, आसानी से हो सकता है। जब रुको, तो डिनोमिनेटर कॉमन है तो दोनों को ऐड कर डालो डायरेक्टली, म्यू mg अपॉन 1 प्लस म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको आप 1 प्लस म्यू स्क्वायर के ऊपर लेके जा सकते हैं, तो फिर म्यू mg अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस म्यू। या म्यू का स्क्वायर आना चाहिए था क्या, म्यू साइन अल्फा कॉस अल्फा, म्यू साइन अल्फा, हाँ देखो ये म्यू साइन अल्फा था। देखो गौर से, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या डाले आपने, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, म्यू साइन अल्फा, और साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। जब साइन अल्फा की ये वैल्यू आप यहाँ डालोगे तो पहले साथ में कौन बैठा हुआ था, म्यू, फिर तुमने साइन अल्फा की भी ये वैल्यू डाले, तो ये म्यू और वो वाला क्या म्यू मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर। मतलब यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा, म्यू स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऊपर और नीचे देखो, ऊपर का टर्म और नीचे का टर्म देखो तकरीबन एक जैसा है, सिवाय एक चीज़ के कि यहाँ पर अंडर रूट में है 1 प्लस म्यू स्क्वायर और यहाँ पर विदाउट रूट है कि नहीं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब आपको एक बात चीज़ मालूम होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्स, या फिर आप रूट का ऊपर ही है ना, हाँ, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट एक्स, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। बोले ऐसे कैसे हो सकता है पॉसिबल, अरे बहुत आसान है बेटा, रूट एक्स, एक्स को मैं ऐसा नहीं लिख सकता रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स,
एक्स को ऐसा लिख सकता हूँ ना, रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स, तो फिर ये रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन रूट एक्स। तो वैसे ही यहाँ पर याद रखें रूट एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन रूट एक्स। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर मिनिमम फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ चुका है, म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। एंड एज पर माई परस्पेक्टिव मुझे लगता है ऐसा कि ये पूरा प्रोसीजर ठीक है, याद रखो, बट डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो अभी का। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अक्सर ये घुमा फिरा के कई सारे टेस्ट में और सब चीज़ों में पूछा जाता है, तो एग्ज़ाम में भी आपके आ सकता है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ की तैयारी रखें अच्छे से, और आप मेरे हिसाब से डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, प्रोसीजर भी याद रखो। इन केस आपको फॉर्मूला याद नहीं आए या कन्फ्यूजन हो जाए इसमें प्लस था कि माइनस था, तो इस दैट सिचुएशन आपको सॉल्व करके आना चाहिए, ठीक है ना। लिख लो पूरा। और किसी ने अगर डायरेक्शन पूछ लिया तो डायरेक्शन को हमेशा tan इनवर्स से निकाला जाता है। तो जो tan अल्फ़ा था वो म्यू के बराबर था, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ म्यू, दैट विल इंडिकेट योर डायरेक्शन। डायग्राम हो गया सभी का, जल्दी करें।
चलिए हुआ। Be fast. इस तरह से एक ब्लॉक दिया गया है आपको, उसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर आप इधर खींच रहे हैं फोर्स लगा के, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा। वेट उसका नीचे की तरफ है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ जनरेट हो जाएगा। अब आपको एक्सेलरेशन पता लगाना है ना। अब इसके लिए मैं वो जो कनेक्टेड मोशन पढ़ाया था तो उसके रूल्स के हिसाब से जाके मैं बताऊंगा। जैसे कि मालूम है ये आप एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं और ये वाई एक्सिस। तो समेशन एफ एक्स यानी टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस क्या आएगा, तो वो है उस साइड में फोर्स कितना लगा P माइनस फोर्स F। अब जाहिर बात है यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन जनरेट होगा क्योंकि आप मोशन कर रहे हैं ना इसका अच्छा खासा, तो यहाँ जो फ्रिक्शन जनरेट होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। फिर आपको मालूम है इसी समेशन एफ एक्स को आप क्या करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट करते हैं। देयरफॉर मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू P माइनस एफ के। फिर आप लिख सकते हैं देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू P माइनस एफ के अपॉन स्मॉल एफ। अब देखो एफ के क्या है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर कितना होगा एम जी के बराबर। फ्लैट सरफेस पे तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा एम जी के बराबर, फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये भी लिख देता हूँ मैं एज अ फॉर्मूला। देयरफॉर आप यहाँ लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू P माइनस म्यू के स्मॉल एम जी अपॉन स्मॉल एम। अब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये m कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या आएगा P बाई एम माइनस म्यू के जी। ये हमारे पास एक्सेलरेशन है ना, लिख लीजिए। तो ये तो केस 1 था। केस सेकंड में क्या होने वाला है, केस सेकंड में सरफेस तो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, बस फोर्स जो है वो इंक्लाइंड हो जाएगा। ये अल्फा,
ओके, अब आपसे फिर से वही कहा गया है कि आपको करना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। सबसे पहले लिस्ट बनाओ सारे फोर्सेस की। नीचे की तरफ आएगा वेट mg, ऊपर की तरफ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, और इधर आएगा फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर क्या होगा आगे बताएंगे कोई मुझे? क्या करना चाहिए आगे? कंपोनेंट्स बनाओ, वेरी गुड। सबसे पहले पुलिंग फोर्स की क्या करेंगे अपन? कंपोनेंट्स बनाएंगे। जैसे कि ये आ जाएगा आपका P cos अल्फा, और इधर सपोज करो मान लो आ गया P sin अल्फा। फिर वही जैसे कि वहाँ x और y अपन ने डिनोट किए थे, तो ये हो जाएगा आपका x एक्सिस और ये हो जाएगा आपका y एक्सिस। तो मैं कहूँगा ठीक है भैया, आपका जो टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग x एक्सिस है वो कितना है? तो आप बोलेंगे P cos अल्फा माइनस एफ के, P cos अल्फा माइनस एफ के। देर और आप बाय न्यूटन सेकेंड लॉ वो किसके बराबर हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। तो फिर चलो दोनों को इक्वेट करते हैं। तो मैं आपको लिखूंगा मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू P cos अल्फा, है ना, माइनस एफ के। और एक्सेलरेशन को आप क्या लिखेंगे फिर? P cos अल्फा माइनस एफ के अपॉन एम। मगर मैं इसे और इलेबोरेट करना चाहता हूँ। यहाँ तो एक आ गया फॉर्मूला, हो गया जनरेट, मगर अगेन मैं उसको और इलेबोरेट करना चाहता हूँ। मैं और डिटेल में देखना चाहता हूँ उसके अंदर आगे और क्या लिखा जा सकता है। तो आप लिखेंगे कि फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को आप लिख सकते हैं म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा? अगर मैं यहाँ साइड में देखूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ n प्लस पी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू एम जी। दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू एम जी माइनस पी साइन अल्फा। तो लिख डालो यहाँ पे, चलो लिख देते हैं। देखो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन की जगह आप लिखेंगे एम जी माइनस पी साइन अल्फा, है। या फिर आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, म्यू को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो म्यू के एम जी माइनस म्यू के पी साइन अल्फा। तो भैया ये तो किसकी वैल्यू आई? एफ के की वैल्यू आई। तो क्यों ना ये फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू आई है इसको यहाँ डाल दिया जाए ये फॉर्मूले में। तो भाई आप लिखेंगे फिर देयरफॉर ए इक्वल्स टू पी कॉस अल्फा माइनस म्यू के एम जी माइनस म्यू के पी साइन अल्फा अपॉन स्मॉल एम। अब ये माइनस साइन घुसेगा अंदर, है ना, तो फिर आप लिखेंगे देयरफॉर ए इक्वल्स टू पी कॉस अल्फा माइनस म्यू के एम जी प्लस म्यू के पी साइन अल्फा अपॉन स्मॉल एम। अब ये टर्म और ये टर्म में से क्या कर सकते हैं आप? कैपिटल P को कॉमन निकाल सकते हैं। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आ जाएगा P कॉस अल्फा प्लस म्यू के साइन अल्फा माइनस म्यू के एम जी अपॉन स्मॉल एम। फिर उसके बाद अगर आपको स्मॉल एम को डिवाइड करना रहा तो आप ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू P बाय एम कॉस अल्फा प्लस म्यू के साइन अल्फा माइनस म्यू के जी। ये रहेगा, ओहो
दरवाज़ा खोलो। तो ये रहेगा आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। ये असल में शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये याद रखो, डायरेक्टली आपको हेल्पफुल रहेगा कई सारे प्रॉब्लम्स में। एक मिनट थोड़ा फेर के देख, खड़े रहो पे। इसको एक्सपोजर बढ़ा दिए तो ठीक है। ओके, एक्सेलरेशन का और बाकी अपना वो कल ले लेंगे, लाइन भी चलेगी और टाइम भी हो गया।